सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन होगा, जिसके उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। मॉनसून सत्र के दौरान 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा और चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके अलावा संसद की खबरों से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, दिल्ली की लाइफलाइन यानी दिल्ली मेट्रो 5 महीनों से भी ज्यादा वक्त के बाद आज से चरणबद्ध तरीके से फिर दौड़ने लगी है। साथ ही लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी फिर मेट्रो सेवाएं बहाल हो गई हैं। दिखाएंगे विस्तार से खबर। कोरोना को लेकर राज्यों, देश और दुनिया की ताजा स्थिति की होगी बात। इसके अलावा बात होगी कई और बड़ी और अहम खबरों की। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलपति भी हिस्सा लेंगे। उच्च शिक्षा के बदलाव में एनईपी 2020 की भूमिका विषय पर सम्मेलन का आयोजन केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को न्याय सम्मत और जागरूक समाज बनाने का प्रयास करती है। ये ऐसे भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में सीधे योगदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट के जरिए सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में होने वाले विचार विमर्श भारत को एक नॉलेज हब बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेंगे। एनईपी के जरिए व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाएगा। नए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा और चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया आज से शुरू होगी। चुनाव की तारीख तय करने संबंधी सूचना राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा की ओर से संसदीय समाचार भाग 2 में प्रकाशित की जा चुकी है। उच्च सदन के गठन से अब तक उपसभापति के 20 चुनाव हो चुके हैं और 13 हस्तियां इस पद पर आसीन रहीं। इस क्रम में ये 21वां चुनाव होगा। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उच्च सदन में उपसभापति का चुनाव होगा। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति पद के निर्वाचन के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है। उपसभापति का पद 9 अप्रैल 2020 के बाद से खाली है। सभापति ने राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के तहत ये तारीख तय की है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया आज से शुरू होगी। उपसभापति पद के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। सीधे मुकाबले में हरिवंश को 125 और बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। बीते 9 अप्रैल को जेडीयू सांसद हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। इस बीच हरिवंश उच्च सदन के लिए बिहार से फिर से निर्वाचित हो चुके हैं। 1952 के बाद उच्च सदन में उपसभापति के पद पर सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी दलों के नेता ही काबिज हो सके हैं। 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के बीडी खोब्रागड़े, 1972 और 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोदे मुराहरी और 2018 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के हरिवंश चुने गए। राज्यसभा के इतिहास में 20 में से 14 चुनाव आम सहमति से हुए और किसी वोटिंग की नौबत नहीं आई। हालांकि इस बार चुनाव आम सहमति से होगा या फिर शक्ति परीक्षण की नौबत आएगी, इसे लेकर अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत व्यवस्था है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद सदस्यों के बीच से ही यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की सबसे अहम भूमिका होती है, जो तारीख तय करते हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। ये निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं। कृति मिश्रा के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद भवन परिसर में आज 4 संसदीय स्थायी समितियों की बैठक होगी। इसमें से 3 विभाग संबंधी स्थायी समितियां हैं। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति देश में कोविड-19 महामारी और इससे निपटने की योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से साक्ष्य लेंगी। साथ ही समिति अपनी 2 अहम रिपोर्टों की एटीआर को भी अंतिम रूप देगी।
विदेश मामलों संबंधी समिति भारत और द्विपक्षीय निवेश समझौतों से संबंधित विषय पर बैठक करेगी। श्रम संबंधी समिति भारतीय वस्त्र उद्योग चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर जांच के क्रम में वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगी। लोकसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति भी अपने 3 अहम एजेंडे पर बैठक करेगी। कोरोना संकट के मद्देनजर मानसून सत्र के लिए दोनों सदनों को कई तरह की तैयारियां करनी पड़ रही हैं। सांसदों से ई नोटिस पोर्टल के माध्यम से अधिकतम नोटिस देने की अपील की गई है। फिर भी भौतिक नोटिसों की व्यवस्था जारी है। ज्यादा आवाजाही रोकने के लिए संसद भवन के रिसेप्शन कार्यालय पर राज्यसभा के नोटिस ऑफिस और लोकसभा के संसदीय सूचना कार्यालय का काउंटर खोला गया है। राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के लिए आज से ही संसद भवन और पीएलबी में सांसदों के रीडिंग रूम को भी खोला जा रहा है। राज्यसभा नोटिस ऑफिस का काउंटर आज से 13 सितंबर तक सुबह 10 बजे से 6 बजे शाम तक खुलेगा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर की अवधि में ये काउंटर दोपहर 12 बजे से 8 बजे रात तक काम करेगा, जहां सांसदों की ओर से उनके संदेशवाहक नोटिस जमा कर सकते हैं। लोकसभा के संसदीय सूचना कार्यालय का एक काउंटर खुल चुका है, जो 1 अक्टूबर तक चालू रहेगा। 13 सितंबर तक ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 14 सितंबर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। लेकिन 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। वैसे तो दोनों सदनों के सांसदों में से बड़ी संख्या अब ऑनलाइन नोटिस दे रही है, लेकिन अभी भौतिक रूप से नोटिसों की व्यवस्था को भी बरकरार रखा गया है। सांसदों को अपील की गई है कि जहां तक संभव हो कोविड-19 के मद्देनजर केवल ई नोटिस पोर्टल के माध्यम से ही नोटिस दिए जाएं। दोनों सदनों के सांसदों को असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए मॉनसून सत्र आमंत्रण ई पोर्टल के माध्यम से भेजा गया है। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सांसदों को अध्यादेशों की हार्ड प्रतियों का वितरण बंद करने का फैसला किया गया है। 17वें लोकसभा के चौथे सत्र से इसे बंद करके सांसदों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अध्यादेशों को भेजा जाएगा। इस बारे में सचिवालय की ओर से सांसदों को अवगत कराया गया है कि भौतिक कागजातों से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। टेबल ऑफिस को इससे पहले संसदीय पत्रों के परिचालन के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई अहम संदेश दिए हैं। इसके तहत लोकसभा को पेपरलेस बनाने की पहल को और गति दी जा रही है। सांसदों को पहले ही इसके लिए विकल्प फॉर्म भरने को कहा गया था। संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड लोकसभा सचिवालय के कुछ चुनिंदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ई ऑफिस ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मानसून सत्र के सुचारू संचालन की तैयारियों के तहत है। 4 सितंबर से शुरू ये कार्यक्रम 8 और 9 सितंबर को भी चलेगा। इनमें प्रश्न शाखा के चुनिंदा अधिकारियों के साथ कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविड-19 की जांच अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर जारी प्रपत्र के मुताबिक उन अधिकारियों और कर्मचारियों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा जो सदन से संबंधित ड्यूटी में रहेंगे। ये टेस्ट 14 सितंबर यानी सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत से 72 घंटे पहले होगा। बाकी कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। 7 सितंबर को रिसर्च और लाइब्रेरी, प्रश्न शाखा, मैसेंजर सर्विस और SMTS का टेस्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच संसद भवन स्वागत कार्यालय के काउंटर A और B पर होगा। 8 सितंबर को स्थापना कमेटियों से जुड़े सेक्शन, विभिन्न इकाइयों, प्रेस मीडिया सेक्शन का टेस्ट होगा। 9 सितंबर को संसद सुरक्षा सेवा, निदेशक, अपर निदेशक और समकक्ष अधिकारियों का टेस्ट कराया जाएगा। राज्यसभा टीवी कर्मियों का टेस्ट 10 सितंबर को होगा। 11 सितंबर को सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव से लेकर महासचिव कार्यालय और अन्य कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट हो रहा है। इस बीच महाराष्ट्र, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं के सत्र भी आज से शुरू हो रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधायकों को सदन में बनाई गई विजिटर गैलरी और स्टूडेंट गैलरी में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। सत्र के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के सभी नियमों का पालन सभी सदस्यों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों के बीच तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। सदन में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि प्रत्येक सदस्य के बीच 6 फीट की दूरी हो। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सभी माइक और पूरे सदन को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया है।
कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल के तहत हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। राज्य की 13वीं विधानसभा का 9वां सत्र 18 सितंबर तक चलेगा और इसकी 10 बैठकें होंगी। विधानसभा परिसर में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली की लाइफलाइन यानी दिल्ली मेट्रो 5 महीनों से भी ज्यादा वक्त के बाद आज से चरणबद्ध तरीके से फिर दौड़ने लगी है। लखनऊ मेट्रो भी आज से सभी सुविधाओं और सुरक्षा उपायों के साथ अपनी सेवाएं शुरू कर रही है। साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में फिर मेट्रो सेवाएं बहाल हो गई हैं। हालांकि कोविड के मद्देनजर यात्रियों को कई नए प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन और कोच में मौजूदगी को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं जिनका पालन अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी के चलते बंद दिल्ली की मेट्रो रेल में फिर से सफर की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत येलो लाइन से हुई। पहले चरण में दिल्ली मेट्रो सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से रात 8 बजे तक 2 पारियों में चलेगी। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी 5 से 7 मिनट के बीच होगी और सिर्फ कैशलेस यात्रा की सुविधा मिलेगी। डिजिटल माध्यमों के जरिए ही कार्ड रिचार्ज करना होगा। हर स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन से गुजरना होगा। ज्यादा तापमान वाले यात्री को मेट्रो में सवार होने नहीं दिया जाएगा। फर्श समेत हर जगह निशान बने होंगे और यात्रियों को एक दूसरे से हमेशा 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। मास्क जरूर पहन के आएं। जब आप मेट्रो स्टेशन पे आएंगे पहले चेक कर लीजिए कौन सा मेट्रो स्टेशन एंट्री खुला हुआ है। नॉर्मली स्टेशन पे हमारे पास 4-5 एंट्री हैं, एक एंट्री हम खोलेंगे। इंटरचेंज स्टेशन पे हो सकता है 2 एंट्री भी खुले रहें। हमारा लिस्ट अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे, तो उस पर चेक कर लीजिए कि कौन सा मेट्रो एंट्री खुला होगा। लिफ्ट हो या एस्केलेटर की हैंड रेल्स, AFC गेट्स के टच पॉइंट्स हो या कस्टमर हैंडलिंग पॉइंट्स, हर जगह को 4 घंटे पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट के पास पेडल स्विच लगा होगा, यानी लिफ्ट बुलाने के लिए बस पैर से स्विच दबाना होगा। लोगों से कम सामान लेकर चलने की अपील की गई है। मेट्रो स्टेशन पर बैग को भी सैनिटाइज करने का इंतजाम होगा। जब आप मेट्रो ट्रेन के अंदर आ जाएंगे तो कुछ प्रिकॉशंस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पे ये मार्कर है वहाँ पे आप मत बैठिए और एक सीट छोड़ के बैठिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। तो वी कैन ऑल ट्रैवल वेरी कंफर्टेबली अगर हम ये सब बेसिक जो मेथड्स हैं वो फॉलो करें। जब आप मेट्रो ट्रेन बोर्ड करते हैं उस टाइम काइंडली जो पैसेंजर्स ऑलरेडी ट्रेन में हैं उनको पहले उतरने दीजिए, उसके बाद आप बोर्ड करिए। अननेसेसरी धक्का मुक्की मत करिए, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। शुरुआत येलो लाइन से हो चुकी है और धीरे धीरे बाकी रूट शुरू किए जाएंगे। मेट्रो कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
डीएमआरसी 9 सितंबर से ब्लू लाइन पर मेट्रो की सेवाएं बहाल करेगी। 10 सितंबर से रेड, ग्रीन, पर्पल लाइन पर सेवा शुरू होगी। 12 सितंबर से सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी। हालांकि मेट्रो स्टेशन और कोच में मौजूदगी को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन जरूरी होगा। कमोबेश यही एसओपी पूरे देश में जहां भी मेट्रो का संचालन हो रहा है वहां लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। देश में कोविड-19 बीमारी से प्रतिदिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी का सिलसिला जारी है। रविवार को लगातार दूसरे दिन देश में एक ही दिन में 70,000 से अधिक कोविड रोगियों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में 73,642 रोगी ठीक हुए। कोविड-19 बीमारी से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या आज की तारीख में लगभग 32 लाख तक पहुंच गई है। दैनिक आधार पर ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि के साथ देश में इस बीमारी से ठीक होने की दर बढ़कर 77.32% हो गई है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 41,13,812 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कुल संक्रमित मरीजों में से 50% से अधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हैं। देश में सक्रिय मामलों की बात करें तो इस समय 8,62,320 सक्रिय मामले हैं, जो अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 20.96% है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर कराए जा रहे परीक्षणों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था की पहचान की गई है। मरीजों के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित तरीकों से उनका समय रहते इलाज संभव हो पा रहा है। केंद्र ने एम्स के साथ मिलकर पूरे देश में समर्पित कोविड अस्पतालों में काम कर रहे आईसीयू डॉक्टरों के नैदानिक प्रबंधन कौशल के निरंतर उन्नयन की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। इन उपायों के परिणाम स्वरूप अधिक जान बचाई जा सकी है। भारत में मृत्यु दर अभी 1.72% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने रविवार को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 35 जिलों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन की समीक्षा की। इन जिलों में पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और 24 दक्षिणी परगना जिले, महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई और मुंबई उपनगर समेत राज्य के कई जिले, गुजरात का सूरत जिला, पुदुचेरी जिला, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम और दिल्ली के सभी 11 जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में कहा कि कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए अन्य बीमारियों से पहले से ही ग्रस्त लोगों और बुजुर्गों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिवों को सलाह दी कि वो संक्रमित क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय तेज करें और जांच बढ़ाएं, ताकि पॉजिटिव मामलों की दर 5% से कम रखी जा सके। साथ ही उन्होंने अगले 1 महीने की कार्य योजना पर भी चर्चा की। बैठक में राज्यों को सलाह दी गई कि वो संक्रमण रोकथाम के उपायों और दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं। घरों में पृथकवास में रह रहे रोगियों पर नजर बनाए रखने और आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल में जल्द ही भर्ती कराने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल प्रबंधन के लिए केंद्रीय दल भेजने का निर्णय लिया है। ये दल कोरोना का जल्दी पता लगाने और इलाज संबंधी चुनौतियों के प्रभावी समाधान संबंधी दिशा निर्देश भी देंगे। 2-2 सदस्यों वाले इन दलों में पीजीआई, एमईआर, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन दलों की तैनाती 10 दिन के लिए की जा रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले दिनों कोरोना के मामले बढ़े हैं। पंजाब में कोविड से मरने वालों की संख्या 1700 को पार कर गई है। केंद्र सरकार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत सहायता दे रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और मरने वालों की संख्या भी अधिक है। ऐसे राज्यों को सलाह दी गई है कि वो संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए तुरंत व्यापक पहल करें, ताकि मृत्यु दर को 1% से कम रखा जा सके। महाराष्ट्र में रविवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 23,350 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया, जिसके बाद राज्य में कुल मामले 9 लाख के पार चले गए। राज्य में अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 6,44,400 है, जबकि 2,35,857 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। अब तक 46,47,742 नमूनों की जांच की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में महानगर में कोविड-19 मामलों में और बढ़ोतरी रोकने के लिए रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और रोकथाम के विभिन्न तरीकों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले एक बार फिर 3,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,256 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 1,91,499 हो गई है। इनमें से 1,65,973 लोगों को या तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई या वो राष्ट्रीय राजधानी से बाहर चले गए हैं। इस समय 20,909 मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों के ठीक होने की दर
अभी 86.69% है। कुछ दिन पहले मरीजों के ठीक होने की दर 90.15% पहुंच गई थी। दिल्ली में अब तक 17,80,512 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें 36,046 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे में हुई है। इनमें से 9,217 सैंपल की RT-PCR और 26,829 सैंपल की एंटीजन जांच की गई। इनमें 9.03% सैंपल पॉजिटिव पाए गए। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 1,076 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एकीकृत कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र और साथ ही सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य मुख्यालय की स्थापना की है। इन केंद्रों पर कोविड-19 रोगियों को जल्द ही इलाज के लिए उच्च स्तर के कोविड सुरक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा मिलती है। ये कमांड केंद्र क्षेत्रीय इकाइयों के साथ मिलकर रोग संबंधी लक्षण वाले मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों का शीघ्र परीक्षण, प्रयोगशाला की स्थिति की जानकारी, अस्पताल में भर्ती की स्थिति में परिवहन सुविधा प्रदान करना और घर में पृथकवास में रहकर इलाज कर रहे मरीजों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश ने एक एकीकृत राज्य कोविड पोर्टल विकसित किया है, जो कोविड रोगियों की निगरानी, परीक्षण और उपचार से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित करता है। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि लॉकडाउन के शुरुआती 2 फेज में यात्रियों द्वारा बुक किए गए एयर टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा। यानी 25 मार्च से 3 मई के बीच अगर किसी भी पैसेंजर ने घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का टिकट बुक किया है तो उसका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जिन यात्रियों की उड़ानें कैंसिल हुई उन्हें रिफंड दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्राइवेट एयरलाइंस और डीजीसीए को रिफंड का रास्ता तलाशने को कहा था। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब तक 2,69,80,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इनमें 8,81,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां अब तक 62,74,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 1,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 41,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,26,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2021 के शुरू में हो सकता है। चंद्रयान 3 के तहत चंद्रयान 2 अभियान को ही दोहराया जाएगा और इसमें एक लैंडर और रोवर प्रणाली को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए भी तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की वजह से गगनयान अभियान में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ है, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2022 में इसके प्रक्षेपण के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज नीले आकाश के लिए पहले स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि वेबिनार के दौरान जावड़ेकर जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। एनसीएपी कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए 122 शहरों के आयुक्त भी इसमें हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित करके 2020 से हर साल 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 68वें संस्करण में पोषण की महत्ता पर जोर दिया था। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस उद्योग में लगे कारीगरों तक पहुंच और प्रोत्साहन को बढ़ाया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण, कच्ची माल, विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को अगरबत्ती बनाने वाली 400 स्वचालित मशीनें और पैर से चलने वाली 500 मशीनें दी जाएंगी। इससे लगभग 1,500 कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा। हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का प्रावधान है, जिसमें 1,500 श्रमिकों को लगभग 3 करोड़
45 लाख रुपए की तुरंत सहायता देना भी शामिल है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का कल केरल में निधन हो गया। संत केशवानंद भारती श्रीपद गुरु का इंडनीर मठ में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 79 साल की उम्र में निधन हो गया। 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि वो विलक्षण प्रतिभा वाले दार्शनिक, शास्त्रीय गायक और सांस्कृतिक आइकन थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें यह माना गया था कि संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु खो दिया है। उनका जीवन हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केशवानंद भारती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूज्य केशवानंद भारती जी को सामुदायिक सेवा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को सशक्त बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सदैव याद करेंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति और हमारे महान संविधान से उनका गहरा जुड़ाव रहा था। वो आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर आजादी के मतवाले देशभक्तों के त्याग को याद किया है। उन्होंने लिखा कि स्वाधीनता संग्राम में ऐसे कई वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बलिदान को इतिहास में भुला दिया गया। उन्हें शायद ही कभी याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में एक वीरांगना वेलु नचियार की कहानी का वर्णन किया है। उनके पति राजा मुथु वडुगनाथ पेरिया वहां राज किया करते थे। वो शिवगंगा की रानी थी, लेकिन सन 1772 में एक दिन अरकोट के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं दुर्भाग्य बनकर आईं और रानी से उसका पति और शिवगंगा दोनों छीन लिए। आज 8 साल बाद रानी वेलु बदला लेने फिर से शिवगंगा आ पहुंची थी। वो तमिल, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू जैसी कई भाषाओं के विद्वान थीं। काफ़ी दिन रानी ने डिंडीगुल और आसपास के जंगलों में फिर बिताए और फिर मैसूर के शासक हैदर अली की मदद से सेना खड़ी करना शुरू की। रानी ने वीर स्त्रियों की एक सेना बनाई, नाम रखा उदियाल सेना। इसके सभी सदस्यों को उन्होंने कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया। साथ ही मरुदु भाइयों ने स्थानीय स्वामी भक्त लोगों की एक सेना एकत्रित की। उनकी तलवारें बिजली बनकर शत्रु पर गिरने लगी। मातृभूमि की रक्षा में इस तरह का आत्म बलिदान देने की संभवतः ये पहली घटना है। आखिर अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। वेलू की प्यारी शिवगंगा दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हो चुकी थी। ये 1780 की बात है। रानी वेलु नचियार भारत की पहली रानी थी जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम से बहुत पहले ही अंग्रेजों का अभिमान मिट्टी में मिलाकर अपना राज्य वापस हासिल किया था और फिर एक दशक तक राज भी किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि हर भारतीय को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी गाथा को स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।